शरीर अपने आप में परिवर्तनशील है। बहुत क्लियरली, इसमें कोई झंझट नहीं है, है ना। बहुत क्लियरली हम इन चीज़ों को अपने भीतर फील कर पाते हैं। एक तो मेरा यह, हाँ जी, आकार, आयतन, वॉल्यूम, एज, है ना, सब लिमिटेड है। ठीक, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साथ बिना किसी रेफरेंस के, अभी कोई भी दर्शन, फिलॉसफी, कोई भी जो हमारे पास पहले से कुछ सोचा हुआ मटेरियल, शुद्ध रूप से अपने भीतर हम झांकें, अपने भीतर हम चीज़ों को देखें। परिवर्तनशील है सुविधा या शरीर वो भी एक डाउटफुल चीज़ है। अच्छा, कभी आप बच्चे होते हैं, कभी ये जवान होता है ना, कभी ये बूढ़ा होता है, इसमें क्या क्या शंका है? पैदा होता है, मर जाता है। देखो, परिवर्तनशील में आप बोलते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ कि वो मतलब शरीर जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो परिवर्तन, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, चेंजिंग। कुछ प्रॉब्लम? परिवर्तनशील वर्ड का मीनिंग मुझे ठीक से मालूम नहीं है। अच्छा, चेंजिंग है ना, जितना भी फिजिकल केमिकल वर्ड है सारा ही चेंजिंग है ना, वहाँ चेंज है ही है, ये हमको समझ में आता। अपन ये नहीं कह रहे कि नाशवान है ना, चेंजिंग है। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन उत्पादन से पूरा होता है, आवश्यकताएं उत्पादन से पूरा होता है, ऐसा बोला? ऐसे ही बोला। हाँ जी, हाँ जी, आगे चलें। सुख, सुख का मतलब विश्वास, सम्मान, स्नेह, पहचान, न्याय, कुछ इस तरह की चीज है। बहुत क्लियर है? ये जिस तरह की चीज है इसकी आवश्यकता निरंतर है। बढ़िया। इसके पूरा होने का तरीका एकदम डिफरेंट है। और इसमें निरंतरता का भाव है। जैसे क्या कोई आदमी कभी मरना चाहता है? हमेशा जीना चाहता है। क्या हो, मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें। क्या चीज है ये? है ना, एक निरंतरता की आवाज। हमारे खुद के भीतर मरने की स्वीकृति नहीं है ना, मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें, तो मेरी एक कंटिन्यूटी का एहसास, मेरी एक कंटिन्यूअस होने का एक क्लियर एहसास हमारे पास आवश्यकताओं के रूप में है। जीवन की सारी आवश्यकताएं निरंतर हैं, है ना। हाँ, feeling satisfied, suppose, हाँ, in the sense self, when self felt satisfied, then I don't look for the same again. you want continuity of it. Yes. But when I feel it's like, for example, given in a given time period, so maybe after some time again I wanted to, right? है ना? No, like for example, I took my food, so that's for some time, and I'm not taking just like that, Yes, keeping it's not on eating possible or even. keeping on eating. है ना, शरीर की एक भी आवश्यकता निरंतर नहीं है, एक भी। और जिसको हम कह रहे हैं कि दूसरी सारी आवश्यकताएं निरंतर हैं,
बिल्कुल दो अलग अलग। एक का पूरा होने का तरीका प्रकृति के साथ में उत्पादन है, फिजिकल चीज़ों से पूरा होता है। इसको फिजिकल चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो लोगों के बीच में विश्वास नहीं है तो कारपेट लगा लीजिए, हेलीकॉप्टर लगा लीजिए, कुछ और लगा लीजिए, ये दो लोगों के बीच में विश्वास का साधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक मिनट, अभी भी हम देखें हमारे परिवारों में, हमारे बीच में, हमारी सारे परेशानियां आपस में व्यवहार की कमी के कारण है कि साधन की कमी के कारण है? व्यवहार की कमी के कारण। ये व्यवहार को पूरा करने के लिए क्या चीज हमको चाहिए, है ना? इसके लिए हमको साधन नहीं चाहिए, बल्कि साधन यदि समझ नहीं है और साधन आता है तो परिवार टूटते हुए देखे जाते हैं, है ना? तो एक बात समझ में आती है कि ये बिल्कुल दो तरह की ज़रूरतें हैं। एक तरह की ज़रूरतें वो हैं जो बिल्कुल सीमित हैं, आवश्यकता अनुसार चाहिए। दूसरी तरफ ज़रूरतें वो हैं जो कंटिन्यूअस हैं और जो पूरा होने का जिसका तरीका ही डिफरेंट है, समझ से पूरा। सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं। ये जो दो ज़रूरतें हैं जो इतनी क्लियर हैं, एक शाश्वत है, एक परिवर्तनशील है। किसी से एक बार हम संबंध को पहचानते हैं, फिर उसकी निरंतरता चाहते हैं या बीच में टूट जाए? निरंतरता चाहते हैं। तो एक तरफ टोटल निरंतरता का मामला है, दूसरी तरफ टोटल सीमित होने का मामला है, आवश्यकता अनुसार होने का मामला है। ये दो चीजें हमको क्लियर समझ में आती हैं, है ना? अब ये एक न्याय, हाँ जी, न्याय या ज्ञान शरीर के किस हिस्से की जरूरत है ना? शरीर एक भौतिक रासायनिक चीज है, इंक्लूडिंग ब्रेन, है ना? इंक्लूडिंग ब्रेन, ये बिल्कुल अपने में सोचिए, कुछ भी इधर उधर का रहेगा तो कहीं ना कहीं चीजें मिक्स होती हैं। तो बिल्कुल अपने भीतर सोचिए, चाहे स्वीकार हो चाहे ना स्वीकार हो, क्या दिक्कत है ना? जीना, हाँ। Is it for how long? I mean, is it? It is always changing. Chemical, physical things are always changing. So then Sukh is also changing? No. हाँ, Sukh is also changing because it is not Sukh. Out of illusion, सुविधा को हम सुख बोल रहे हैं इसलिए वो चेंज हो रहा है ना? वो सुख है ही नहीं। जब हम सुख बोलते हैं तो उसमें निहित है, इनबिल्ट है कि निरंतरता चाहिए। Yeah, but in what form? है ना? Exactly in the same form you said कि I am fully satisfied, then I want a continuity of it. किसी एक आदमी के साथ मेरे स्वयं के भीतर विश्वास की मुझको कंटिन्यूटी चाहिए। But suppose at the childhood, I want to play with a ball. That gives me sukh, right? So the kind of feeling of sukh I am trying to get from the playing with the ball. Maybe in another stage, I want to get in another form. मैं समझ गया, हाँ, है ना? Okay. एक तो ये कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा, एक तो सुख बोलते ही हमको ये क्लैरिटी बनता है कि इसकी कंटिन्यूटी चाहिए, है ना? तो अब इस पॉइंट पे हम बच्चे नहीं हैं। अभी फुटबॉल से खेल के देखो, खुश होके देखो, खेलो, कितनी देर खेल सकते हो। यहाँ मेरे पास 18 से 20 साल का 22 साल का ग्रुप आता है, वो बोलते हैं सर गाना गाना है, चलो गाना गाओ। 2 घंटे 3 घंटे बहुत हो गया सर, अब ये बोर हो गया है ना? खेलना है, चलो खेलो। 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद वो बोरियत है ना? क्या चीज़ है वो, मेरे को वो सुख नहीं है, इसलिए कुछ देर बाद उसका पता चल रहा है कि ये सुख नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ कंटिन्यूटी है ना? ऐसी चीज़ की मुझको तलाश है। तो वो जो कंटिन्यूटी है, जैसे अभी मान लिया हम समझने का काम करते हैं, है ना? Discretized components in various forms. Can it be like that? नहीं है। वही देखिए, एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है, आदमी है तो आदमी से कम में सुखी नहीं होता है। इसको दूसरे फॉर्म में कहें, चाहे हम फुटबॉल खेलते हैं तो 10 लोगों के लिए कुछ देर साथ साथ रहने का और अपनी क्रिएटिविटी को इन्वेस्ट करने का एक डिज़ाइन बन गया। फुटबॉल आप अकेले भी खेल सकते हो, 2 होने से और क्रिएटिव, 10 होने से और क्रिएटिव, उनको 100 लोग देखते हो तो और बेहतर, और पूरा देश देखता हो तो फिर और बेहतर। क्या चीज़ है?
कुल मिला के आदमी की परस्परता। तो आदमी आदमी के साथ जीना चाहता है, हमारे किसी गेम या किसी भी तरीके से आदमी के साथ साथ जीने के लिए एक वो इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो उस तरह से गेम का एक सुख हमको मिलता है, साथ में हमारी किसी स्किल को इन्वेस्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट हमको मिल गया। कितना बेहतर मैं खेल सकता हूँ उसको कोई अप्रिशिएट करता है, मैं खुद भी अपने स्किल को अप्रिशिएट कर पाता हूँ। तो ये जो अभी जो अपन बात कर रहे हैं कि ये जो सुविधा है ना, ये सारा मामला जो हमको फिजिकल चीज़ों से मिल रहा है, इस उपयोगिता स्वस्थ रहने के लिए है। यदि एक मिनट मैं सोचता हूँ, अभी फिर टॉपिक डाइवर्ट होता है। सारी उपयोगिता जिनके पास, यदि हम टाइम बिंग, यदि सही समय पे हम आदमी को ज़िंदगी का पर्पस नहीं दे सके हैं, है ना, तो स्वस्थ रहने के लिए सारा प्रोडक्शन, हम जो भी गतिविधि करते हैं वो हमारे स्वस्थ रहने के लिए अपने आप में एक अनुकूलता बनता ही है ना। हमारे डिज़ाइन हमने ऐसे नहीं किए कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में स्वस्थ रहने के लिए हम कोई श्रम कर लें और उस श्रम से हमारा प्रोडक्शन हो जाए, है ना। ऐसे डिज़ाइन भी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो उसकी एक अपनी उपयोगिता है। इस सेंस में हम ये कह रहे हैं कि सुख जब भी हम बात करते हैं तो क्या निरंतरता से कम में मामला बनेगा? कंटिन्यूटी से कम में क्या कोई बात चल पाएगी? और ये जो सुख का मामला है, ये सुख का मामला है, ये हमको विश्वास, सम्मान, स्नेह, पहचान, न्याय, ये सुख का मामला है। तो बेसिकली मैं स्वयं में चीज़ों को समझ पाता हूँ, है ना, मेरे अपने समझने की खुशी मेरे साथ है, इस समझ के साथ मैं जी पाता हूँ, वो जीने की खुशी मेरे साथ है। वो समझ को मैं शेयर करता हूँ, उस समझ को शेयर करके जो मल्टीप्लाई होता है, सामने वाला भी खुश हो पाता है, उसको पहचान पाता है, इवेल्युएट कर पाता है, वो खुशी मेरे पास है और इसकी कंटिन्यूटी है। एक बार कोई चीज़ समझ में आ गया तो खो तो नहीं जाता है, फिर तो मेरे पास रहता है। और जो मेरे पास रहना है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा पहचान पाना। क्या पहचान पाना? कि कोएग्जिस्टेंस है। इस कोएग्जिस्टेंस का जो फीलिंग है, इस कोएग्जिस्टेंस का जो समझ है, वो अपने आप में कंटिन्यूस हैप्पीनेस का स्रोत है। तो अभी जिसको हम सुख कह रहे थे, वो अधिकांश हिस्सा केवल सुविधा का है, अधिकांश हिस्सा सुविधा का है ना। और यदि क्रिएटिविटी भी है, वो किन्हीं स्किल्स के लिए क्रिएटिविटी है, वो हमारे समृद्धि वाले पार्ट में कुछ ऐड करता है ना। लेकिन मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ संबंध को पहचान पाना और जी पाना, जीने से फैमिली में प्रोस्पेरिटी, प्रकृति में संतुलन और मानव के साथ उभय तृप्ति, इस जगह में पहुंच पाने से कम में सुख की निरंतरता नहीं है। ये बात पहुंचती है ठीक से, है ना। इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। तो अब हमारे इसके बीच के जितने भी सारी बातें हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि फुटबॉल खेलें, चाहे चेस खेलें, चाहे कुछ और करें, है ना, क्या उससे ये रिजल्ट तक हम पहुंच पाते हैं? हाँ, कुछ उठपटांग करते उसकी जगह में कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन ये तो हमको चाहिए, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी हमको चाहिए, रिलेशन में उभय तृप्ति हमको चाहिए। तो फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, रिलेशन में उभय तृप्ति, ये हमारी ज़रूरत है। ऐसा जी पाना निरंतर सुख की बात है। ऐसे जी पाने का जो आउटकम है, वो उसका जो फीलिंग है, उसको हम कह रहे, एक नाम दिया सुख, क्योंकि ये हमारी स्वीकृति है। प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो मेरी अस्वीकृति होती है। एक भी क्षण के लिए दरिद्रता हो, कोई चीज़ की कमी हो, है ना, ये हमको स्वीकार नहीं है। अस्वीकृति के भाव में जीना दुख है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनती है कि समझना, जीना, समझा पाना, सीखना, उस काम को करके समृद्ध हो पाना और दूसरे की समृद्धि में भी सहयोगी हो पाना, ये हमारे जीने का मामला है, ये हमारे सुखी होने का मामला है। सम्मान, विश्वास वगैरह जो भी चीज़ें वो आकाश से तो नहीं आती ना, वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड करती है ना। दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। सम्मान भी कहे या विश्वास भी कहे, वो दे हैव सम फाउंडेशन ऑफ कोर्स। सो देन फिर सुख क्या है फाइनली? वही फाउंडेशन ये है, जैसे अभी आप बैठी हैं,
ये चेयर इस जमीन में धंस नहीं जाएगी, है ना, और ये चेयर आपके वेट को ले पाएगी, ये विश्वास आपको है कि नहीं है? इस विश्वास के साथ आप निश्चिंत होकर बैठे हैं, है ना। यदि हमको लगता है कि ये ज़मीन ठीक नहीं है या ये चेयर ठीक नहीं है, तो क्या हम इस विश्वास में इस विश्वास में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। एक, अपना बम्बई शहर छोड़ के एक नए अनजान लोगों के बीच में आप चले आए अपनी सारी छुट्टियां लगा के, किस विश्वास के साथ? कुछ पाएंगे, है ना। बिल्कुल ही यदि ये लगे कि कुछ नहीं पाएंगे, फिर कुछ भी होगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इतने से यहाँ आके जो भी यहाँ के लोगों का व्यवहार और जो भी आपको अभी तक बातचीत लगी, उसमें लगा कि हाँ, माहौल हमारे रहने के लायक है, ये विश्वास। तो ये अब हमको इतने विश्वास के साथ हमको ये भी समझ में आता है कि यदि शरीर के लिए रहने खाने पीने की सुविधा तो आपके बॉम्बे में पहले से उपलब्ध थी, हो सकता है यहाँ आपके सोने की, रहने खाने पीने सोने की सुविधा आपके घर से बहुत कम होगी, ठीक। रहने खाने पीने की सुविधा हमारे लिए पर्याप्त हो जाए, क्या इससे हमारा काम चल जाता है ना। शरीर एक फिजिकल केमिकल चीज है, उसकी आवश्यकता भी फिजिकल केमिकल है। शरीर में भोजन डालते हैं, शरीर का आकार बढ़ता है, शरीर में भोजन कम रह जाता है, प्यार कितना भी मिले शरीर कुपोषण का शिकार होता है, ठीक। शरीर में भोजन पर्याप्त मिले और वातावरण ठीक ना मिले, आदमी गलत हैबिट्स का शिकार भी होता है ना, ये भी देखने में आता है। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि विश्वास का मतलब है कि व्यवस्था को समझ पाना, व्यवस्था में जी पाना। प्रकृति के साथ अपनी व्यवस्था को पहचान पाए तो हमारे जीने खाने पीने का जुगाड़ हो गया, और आश्वस्त होके कि आज भी हमारे खाने पीने का सामान उपलब्ध है, कल भी उपलब्ध रहेगा, ये प्रकृति को देख के हमको भरोसा होता है। अब रही बात आदमी के साथ जीने की, जिन लोगों के साथ हम हैं ये हमारे अपने हैं, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे विकास में सहयोगी होंगे, इतना भरोसा हो जाए तो हम गदगद हो जाते हैं, है ना। तो विश्वास और सम्मान आसमान से टपका हुआ चीज़ बिल्कुल नहीं है, है ना। मेरे भीतर समझने का पोटेंशियल है, मैं मानव और प्रकृति को समझ पाता हूँ तो आश्वस्त होता हूँ कि इनके साथ में जिया जा सकता है। मैं जी पाता हूँ तो मेरा विश्वास प्रमाणित होता है, प्रूव होता है। मैं इसको दूसरों के साथ में मल्टीप्लाई कर पाता हूँ तो मेरे व्यवस्था के रूप में फिर जो सबके लिए मिले, सबके लिए हो, इस बात के लिए हम आश्वस्त हो जाते हैं। अभी हमारा एक प्रॉब्लम कितना है कि एक तो व्यक्ति के रूप में मैं अपनी ही आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाता हूँ, मुझको वही असीम लगती है। जब मेरी खुद की आवश्यकता मुझको असीम लगती है और साधन सीमित लगते हैं तो कम में ही जीना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जीना है, किसी से कम ही रहेगा, तो अपने आप में ही एक दबाव, प्रेशर क्रिएट होता है। और दूसरों के साथ जीना है, वो मुझको समझ नहीं पाते हैं, मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को जाने अनजाने हर्ट करते हैं। हम आदमी अपने साथ में परिवार में भी और जॉब में भी लोगों के साथ हार्मनी से नहीं जी पा रहे हैं, कम ज़्यादा। हमको लगता है कि हम तो बहुत कुछ ठीक करते हैं, सामने वाला तो उतना ठीक नहीं करता है। और अब जब एक छत के नीचे रहने वाले लोग आपस में स्नेहपूर्वक नहीं जी पा रहे हैं तो क्या कल्पना करें कि ऑफिस और संसार ठीक हो जाएगा। फिर क्या लगता है ये ऐसे ही चलेगा, है ना। इस तरह से हम अपने आप को, अपने विश्वास में कमी, है ना, तो विश्वास में कमी को लेके हमको जीने के लिए मजबूर। तो कुल मिला के सारे बात सुख, विश्वास क्या चीज़ है? जो चीज़ जैसी है वैसा समझ में आता है तो उसके साथ में जीना बनता है, और ये हार्मनी को मैं पा लेता हूँ, ये मेरा विश्वास है ना। तो इस सारे सुख का, विश्वास का जो सेंटर पॉइंट है वो समझ और समझकर जीना, और जीने का परिणाम व्यवस्था के रूप में होना। व्यवस्था के रूप में आता है तो उसकी कंटिन्यूटी के प्रति हम आश्वस्त होते हैं कि ये अब ठीक हो गया। हाँ जी, बताइए। I'm having one query. हाँ जी। To some extent it is hypothetical. आदमी जिसके स्किल्स बहुत कम है, स्किल्स कम है, परिणामतः उसकी इनकम कम है, but he is happy with that income. He has restricted his needs.
he is happy, he is satisfied. Perhaps we can consider it as a subsistence level of survival. Can we say he is happy, satisfied, sukhi or not? तो अभी आप जो बोल रहे हैं, किसी मान्यता के आधार पर यदि मैं अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेता हूं तो सुविधा के लेवल पे, और यदि मेरे भीतर ये किसी दूसरे को देख के अपने भीतर कम होने का फीलिंग नहीं आता है, मुझको लगता है कि काफ़ी है, पर्याप्त है, तो सुविधा के लेवल पे तो मामला ठीक हो गया। अब रही बात सुखी होने की, तो सुविधा के लेवल पे ठीक हो गया, समृद्धि का मामला यदि हो गया, तो आदमी के साथ जीने का मामला कैसा है? आदमी के साथ जीने की जगह में भी हम अपने आप को सफिशिएंट पाते हैं, तो बात बन गई। और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और होता भी क्या है ना? तो जितनी मेरी फिजिकल नीड्स हैं उससे अधिक मेरे पास उपलब्ध है, पर्याप्त उपलब्ध है, सफिशिएंट है। और जो मैं मानव के साथ जैसा जीना चाहता हूँ, मैं खुद में जैसा जीना चाहता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी के साथ, है ना, मैं जैसा जीना चाहता हूँ, सारे जीने का रिजल्टेंट कुल कितना है? सुख की निरंतरता का, ठीक से कहें तो विश्वास की निरंतरता। विश्वास की निरंतरता के साथ मैं जी पाता हूँ तो मेरा काम पूरा हो गया, है ना। इतना ही मुझको चाहिए, इतना जीने के लिए सारा समझना, इतना जीने के लिए सारे प्रयास। बढ़िया, है ना। तो पिन पॉइंटेडली, प्रिसाइजली, कहीं ना कहीं यदि मैं केवल शरीर होता, है ना, यदि मैं केवल शरीर होता तो रोटी, कपड़ा, मकान और फिजिकल चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने से मैं तृप्त हो जाना चाहिए था, है ना। क्योंकि शरीर एक शुद्ध रूप से भौतिक रासायनिक चीज़ है ना। उसको हम फिजिकली, केमिकली सब तरह से जानते हैं। लेकिन एक आदमी, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध होने के बावजूद भी, ये बोरियत क्या चीज़ है? बोरियत कोई दुख है क्या? बोरियत, बोर्डम, है ना। बोरियत कोई दुख नहीं है ना। मैं जिस स्थिति में हूँ, मेरे पास साधन सुविधा पर्याप्त है, लेकिन मुझको कुछ खालीपन लगता है, मुझको और सुखी होके कैसे जीऊँ, है ना। मैं जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, कोई चीज़ है जो मुझको कम लगती है ना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, है ना, ये जितनी सारी बातें हमने की हैं, इन दोनों चीज़ों को देखें, इनकी नेचर हमको कैसी दिखाई देती है। सुविधा और सुख की नेचर कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल अलग अलग। कैसा? ये भौतिक रासायनिक है ना। भौतिक रासायनिक होगा तो उसमें भार होगा, वो परिवर्तनशील होगा, वगैरह वगैरह। इधर हम देखते हैं कि वो भौतिक रासायनिक तो नहीं है ना। और उसकी आवश्यकता, शरीर है तो उसकी आवश्यकता कैसी है? वो भी भौतिक रासायनिक है। इधर इसकी आवश्यकता एकदम डिफरेंट चीज है। विश्वास, ज्ञान, समझ, है ना, आत्मसंतोष, न्याय, सब कुछ ठीक था। क्या जरूरत है भी आप सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो और वो जो आखिरी आदमी है उसको भी, उसके लिए भी ठीक से जीने का अवसर हो? ये क्या चीज है? तो कहीं ना कहीं फिर हम कह रहे हैं ये उत्पादन से पूरा होता है, ये समझ से पूरा होता है, इसका सब मामला सीमित है, यहाँ पे सारा मामला निरंतर है। तो ये कोई दो अलग अलग चीज़ें हमको क्लियरली पहचान में आती हैं कि नहीं आती हैं? एक ये हमको सोचने की बात है ना। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हाँ जी, विश्वास को अभी हम बहुत विस्तार से समझेंगे, विश्वास पे पूरा 1.5 दिन लगाएंगे। तो विश्वास की डिटेल्स को समझने के लिए अभी अपन थोड़ा रुक के बात करेंगे, है ना। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सुविधा और सुख दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपने को क्लियरली पकड़ में आता है, ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? गलती है। सारा ये तिगड़म किस बात के लिए? कि मैं जी सकूं। अपने को सेंटर को पकड़ना है। सारा तिगड़म किस बात के लिए? कि मैं जी सकूं। सारे जीने का मतलब क्या है? Belief or age-old polemics between body and mind. Now we can take it to a higher plane within the philosophical framework itself. That is, brain manifests itself as mind, and mind further gives rise to consciousness. Now this consciousness is something which has been actually established, by neurosurgeons. They have done lots of experiments, and since past
20 to 25 years, a lot of research has been gathered, data have been gathered, in the form of a lot of graphs and a lot of statistics. They have actually used instruments, electrodes, to measure what is consciousness. And they all believe now, the world over, that there is something, a category called as consciousness. What philosophers always say is Chetana. In our system, it is Chetana. I mean, we could give it a new name. However, it remains one and the same thing. What Mr. Chaudhary is saying, that is like, release of serotonin. Like when we do yoga, ephedrine and serotonin is released in the body through the secretions of the glands, and hence we feel peaceful, serene, quiet, very comforted, and so on. These feelings can be generated by this kind of job has been done in parapsychology. Plentiful examples are there that I think for past about 80 years this work has been going on. But that does not prove that this category of mind, let me finish. Because it requires continuity of, from one to another. And so what happens is that this category of consciousness is definitely a different one. It is not the same. Brain is not mind, or mind is not brain, and mind again is not consciousness. Now, how it is manifest also, there is theory. Tunneling of electron. Electron tunneling is basically the cause given over there, which is the latest work, and that also is about 15 years old. It's not very recent. So because of firing of certain electrons, which tunneling effect takes place, and because of that consciousness is raised. And there are conditions whereby we can actually get rid of this consciousness. Okay, so this is the situation that we have to accept, that though they are chemical and physiological, they are chemical reactions and physiological actions in the body, physique. However, there is something which is manifest, which again can be explained with the help of physics. However, it becomes a different level of understanding, and therefore there is a necessity of understanding two things in the human Homo sapiens apparatus. That is, one is body, which is jad, and another is consciousness. Let's forget about intellect, let's forget about mind, let's forget about everything. So jad and chetan, I think without that, the whole the diagram, cyclic diagram which has been drawn, will be futile. I mean, it will not have any consistency. So we'll have to give up the whole discussion. This is one. मेरा बात थोड़ा दो लाइन में मैं रखूं कि एक तो अभी आज आपको भौतिक रासायनिक बदलों के बारे में अच्छी तरह से मालूम है. समझो एक 2000 साल पहले भौतिक रासायनिक बदलों के बारे में अच्छी तरह से मालूम नहीं था. इसलिए आपको मालूम नहीं था कि ये अन्न खाने से रासायनिक बदल होते हैं ये. इसलिए उस वक्त शायद कोई एनालिसिस करता तो ये जो अन्न खाने की प्रक्रिया है उसको भी कोई मतलब रासायनिक भौतिक बदल में नहीं डालता था. शायद उस वक्त ये वर्ड ही नहीं थी. तो मेरा खाली आपके गुजारिश इतनी है कि आप ये चेक करो कि जो सुख का फीलिंग है वो रासायनिक भौतिक बदल है कि नहीं है. उसके लिए कुछ उदाहरण भी आप सुनिए कि जैसे कि कोई प्राणी हो या कोई आदमी हो, संगीत के माध्यम में अगर जीता है तो वो जो खाना है वो अच्छी तरह से हजम होता है. संगीत के माध्यम से वो आजू बाजू में नहीं जिएगा तो अच्छा, मतलब ये जो रासायनिक बदल हमारे शरीर में है उसका और सुख का संबंध पक्का है. और वो सुख जो हमने डिफाइन किया है शायद हो सकता है कि वो रासायनिक भौतिक बदल ही हो. थोड़ा सा एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन आ रही है. एक तो ये कि जब आप कुछ भी बात कह रहे हैं तो एक तो ये बहुत क्लियर है कि ये बॉडी एंड आई की जो बात आई, या ये हम कह रहे हैं कि ये एक तो ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि माइंड एंड बॉडी यदि अभी दो शब्द इस्तेमाल करें तो एक तो ये नहीं है कि ये दोनों साथ साथ नहीं है और इनका एक दूसरे पे प्रभाव नहीं है ना. बॉडी पे कोई प्रभाव है तो उसको माइंड उससे प्रभावित हो ही रहा है, माइंड का कोई प्रभाव है उससे बॉडी प्रभावित हो ही रही है. एक मिनट, इसके इंटर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. मैं बोलता हूँ ये बॉडी जो है वो रियल कंसेप्ट है, वास्तव है, और माइंड जो है वो इमेजिनरी कंसेप्ट है. इसमें बहुत अंतर है. ठीक है, ये माइंड का आप दिखाइए मुझे माइंड नहीं है मेरे ख्याल से. जो देखो जो सत्य है उसको जानने की हमने ये ली थी. तो बॉडी डेफिनेटली बॉडी इज देयर, इट्स अ रियलिटी. बट ये जो माइंड है मेरे ख्याल से वो हमारा भ्रम है.
ठीक है, मेरे ये को मैं ऐसा मानता लगता है हूँ। वही ये आप आप चेक करो ये क्योंकि हमने जांचने की बात की थी, वही अब वही मानने की बात नहीं नहीं नहीं, है। अब जांचने की बात का भी इतना ही मतलब है कि एक चीज है जो आपका मानना है और जो आपका जानना है, ऐसा आप मानते हैं, ठीक है। अब इस जांचने और मानने के आधार पर हम स्वयं से लेके परिवार, समाज और प्रकृति की में व्यवस्था को ठीक कर लें, हम ठीक से जी लें, किसको दिक्कत है ना। एक मिनट, अब मैं जो कह रहा हूं उसको ठीक से सुन लीजिए, है ना, कि यदि हमको लगता है कि ब्रेन इज एवरीथिंग और ये समझ की डिमांड, न्याय की डिमांड, पूरे धरती पे लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ कोई अपराध ना हो, सभी समृद्धि पूर्वक जिएं और कोई दूसरी धरती भी हो तो वो भी ठीक से जिए, ये सब कुछ आदमी का ब्रेन का कोई केमिकल रिएक्शन है। एक तो समझने की बात यह है कि यदि कोई फिजिकल केमिकल चीज है ना, फिजिकल केमिकल चीज अपने आप में एक सीमित मामला है ना, उससे जो एक अनलिमिटेड चीज की डिमांड है, उससे जो एक निरंतरता का आभास है, एक सीमित चीज से निरंतरता का क्रिया है ना, विश्वास सम्मान के रूप में समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल, विचार का अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये जितना भी सारा एक निरंतरता का मामला है, ये सीमित चीज का आउटकम क्या हो सकता है, अभी अब सोचने के लिए कुछ मुद्दे, आपने जो कहना था वो कह ही दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक तो ये कि ये निरंतरता का एहसास, मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें, हमेशा मैं जीना चाहता हूँ, सारी धरती पे शुभ हो, हम सभी न्यायपूर्वक जी सकें, है ना। आदमी की समझने की भूख, भौतिक फिजिकल चीज़ें पर्याप्त होने के बावजूद भी आदमी की ज़िंदगी में कमी का एहसास, ये ज्ञान की चाहत, ये सारी चीज़ें, है ना, अब केवल एक भौतिक चीज़ का एक्सप्रेशन ये हो गया है, ऐसा भी एक मान्यता आप जैसा कह ही रहे हैं, ये एक बात हो सकती है। यदि हम मान लें कि ऐसा ही है, ठीक, अब इसका मतलब ये है कि अब हमको मानव समझ में आ गया है, मानव कैसा होता है, मानव समझ में आ गया है, तो हमारा जीना, है ना, स्वयं के लेवल पे जैसा मैं जीना चाहता हूँ वो हार्मोनाइज हो जाए, परिवार के लोगों के साथ में मेरा जीना हार्मोनाइज हो जाए, पूरी धरती पे जो भी हम कामनाएं कर रहे हैं वो साकार हो जाएं, है ना। मैं यदि किसी चीज़ को पूरा समझ पाता हूँ तो वो प्रैक्टिसेबल होगा, वर्केबल होगा, है ना। तो ये यदि ऐसा सोचने से, ये स्वयं में व्यवस्था से लेके, परिवार में व्यवस्था से लेके, समाज और धरती पे व्यवस्था का कोई सूत्र हमको स्पष्ट होता हो, इसको हम साकार करें, इसके लिए किसको दिक्कत है। कुल मिला के तो रिजल्ट ही चाहिए ना, ये अलग है कि नहीं अलग है, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ क्लासिफिकेशन के आधार को देखना जरूरी है। यदि रिजल्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं एक मिनट सर, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, इससे बहुत, आपने जो अजम्पशन किया कि सारे लोग शुभ चाहते हैं, अब यहाँ बैठे वाले सब शुभ चाहते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है, देखो जो आदमी बना वो इनिशियल पॉइंट क्या था, जो मतलब शुरू में दो पेशियों का जो मिलन हुआ उससे पूरा आदमी बना, तो वो जो शुरुआत हुई उसी में अगर कुछ गड़बड़ है, वो जो पहला सीड आपको मिला उसमें गड़बड़ कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया गड़बड़? क्योंकि सब टाइप के आदमी है, सब टाइप के आदमी है। अभी देखो ये दुनिया में मैं भी हूँ, मच्छर भी है, तो मतलब हाँ वो क्रांति से आया नहीं यहाँ पे सर, हेलो सर देखो प्लीज, इससे फर्क पड़ता है। यहाँ एक मिनट, यहाँ क्लासिफिकेशन के आधार को देखना जरूरी है। जो आपने क्लासिफाई किया है, लेफ्ट साइड में जो भौतिक रासायनिक लिखा हुआ है, कहने का मतलब सिर्फ यह है कि शरीर का भौतिक रूप में अस्तित्व है और वो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, और राइट साइड में प्रेम, विश्वास, सम्मान जैसी चीजें, उनका भौतिक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है और वो रासायनिक पदार्थों से नहीं बने हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं, यहाँ विवाद की स्थिति नहीं है असल में, नहीं, विवाद का कोई कारण नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। I just want to add. हाँ जी, one by please, हाँ जी, आप पीछे कुछ कह रहे हैं। See, this classification has been age-old, and no. I'm just ठीक बात। It's only a response. It's a neutral response. It's absolutely neutral, and it is based on scientificity. One thing categorically I would like to give my response. That is number one. When we are living situated in the present coordinates, we cannot. Please, ये हाँ जी,
Insofar as we are living in the present world, the modern world, scientific and technologically advanced society, we cannot bring in here what you call is the age-old medieval period or the classical period where these terms have been coined. This is very well known for past 2,500 years at least. These terms have been there, the conflicting ideas of mind and body, and there is a terrible kind of relationship because you heal the mind, the body gets healed, and so on. I won't go into all that. That's not necessary. Secondly, what we do not see, it does not mean it does not exist. There are a lot of phenomena which we do not know, which are unperceived by us because of our limited vision of the window, that narrow window. It does not mean that they do not exist. Thirdly, it is already conceded and proved very well that yes, chemicals like serotonin and ephedrines, all what happens is that you get very much sedate, very much serene. You get the pleasure of not getting irritated, not expressing your anger and so on. It will not happen to you. And even parapsychology has proved this. Neuroscience has proved a lot what I am just right now mentioning with lots of evidences. Statistical and graphical, they have recorded a lot of data. So it is a well-established fact that there is something, another category. If we don't call it mind, fine. If there is a dispute on that, we shift to consciousness. So there is body and there is consciousness, there is awareness. Without that, the human evolution would not have taken place as it is taking place. And in that case, Nietzsche's Superman, or any such assumption, even Vivekananda says that we should have stalwarts. There are lots of people who have said, time and again in history, there are lots of examples, and this kind of transformation of man into a Superman would just not be a possibility. Then we should not talk about evolution at all. Evolution is a process which actually takes over in a millennia, and it's this slight bit of mutations, and time span is very large, and therefore we have to have patience and probably explore and find out the new truths. Only in the light of those, we would be able to establish that this human configuration is just a physiological conglomeration of cells, nerves, and so on, and nothing else beyond it. Because these nerves and firing of electrons, at least that is proved, due to tunneling effects of electrons, at least there is something called consciousness which is generated. मुझको ऐसा लगता है Thank you. कि यदि किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि मेरा सोचना ऐसा है, इसलिए संजय जी किसी एक बात को अपने ढंग से उन्होंने कोई मेहनत की है, उनका कोई एक अपना सोचना है। ऐसा सोचना हमारा अलग अलग लोगों का अलग अलग ढंग से हो ही सकता है। और जब हम एक बात आ रही है कि भाई एक बात आपके सामने एक प्रपोजिशन आपके सामने है, अब सारा मामला कितना है कि परिवार में समृद्धिपूर्वक जीना, व्यवहार में उभय तृप्तिपूर्वक जीना, और ऐसे ही पूरे धरती पे सभी का जी पाना, सबके लिए कोई चीज़ का होना। अब पूरा प्रपोजिशन आने दिया जाए, है ना। अभी तो वो शुरू भी ठीक से नहीं हुआ, अब शुरुआत हो रही है। एक बार उसको सारे को ठीक से व्यू किया जाए, उसके बाद आपकी सोच आपके पास है ही है, हम सबकी सोच हमारे पास है ही है, जो वर्केबल हो जाए, जो प्रैक्टिसेबल हो जाए, है ना, जो रेप्लिकेबल हो जाए, बढ़िया है। जीना तो हमको है ही है। तो सारा प्रयास जीने के अर्थ में, जो जीने के अर्थ में सफल हो जाए, जो सबके लिए सफल हो जाए। यदि कोई प्रकृति का नियम है वो सबके, आदमी तो एक जैसा है, सभी मानव, यदि एक आदमी हम मान लें कि केवल शरीर है और ब्रेन का ही सारा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब सारे मानव ही ऐसे हैं, ऐसी भी हमारी एक स्वीकृति बनती है। फिर ये भी हो सकता है कि कोई संजय जी का ऐसा अलग हो सकता है, बाकी कुछ का और अलग हो सकता है, ऐसा भी कोई एक एग्जम्पशन आ ही सकती है। तो अब एक बार ये है कि मानव है, हम सब मानव हैं, किन्हीं परिवारों में रहते हैं, किसी समाज और धरती का हिस्सा है। इस धरती पे हमको, है ना, चाहे प्रकृति के साथ, चाहे अपने परिवार और मानव के साथ में हार्मनी चाहिए। हार्मनी हमारी डिमांड है। ये साकार हो सके, इसके लिए हमको चीज़ें जैसी हैं वैसी समझ में आती हैं, तो उसका प्रमाण है कि वो प्रैक्टिसेबल हो जाता है। प्रैक्टिसेबल हो जाए तो किसको दिक्कत है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट, इनके इस सबमिशन के बावजूद, है ना, आप अपने सबमिशन को बनाए रखें, है ना, उसको बिल्कुल चेंज करने का कोई आग्रह नहीं है ना। सारी बात हम करते हैं और धीरे धीरे सारे एंगल से उसको व्यू करते हैं। कैसा रहेगा? बढ़िया। 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं अपने व्यवस्था में हैं। व्यवस्था में होने का अर्थ है हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है।
हर इकाई का स्वयं में व्यवस्था में होने का पहचान है कि उसका आचरण निश्चित है। मानव भी इन 4 अवस्थाओं में से एक, जिसको हमने ज्ञान अवस्था में कहा, ज्ञान होने की संभावना जहाँ पे है, बाकी तीनों अवस्थाओं में ज्ञान होने की संभावना नहीं है। तो मानव में ज्ञान होने की संभावना है, संपूर्ण को समझने की संभावना है। इस अर्थ में मानव बाकी तीनों अवस्थाएं स्वयं स्फूर्त विधि से ऑटोमेटिक ढंग से नियंत्रित हैं या व्यवस्था में भागीदार है। मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होने के आधार पर वो या तो अपनी बिलीफ या कंडीशनिंग से गाइडेड है या फिर वो समझ से गाइडेड है। तो कंडीशनिंग से जब तक गाइडेड रहता है तो स्वयं कंडीशनिंग का मतलब है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना पहचान पाना, उसके अलावा अधिमूल्यन, अवमूल्यन या अमूल्यन जैसी किसी घटना से चीज़ों को मान लेना। ऐसा मेरे मान लेने से सच्चाई तो बदल नहीं जाती है, तो उसके साथ मेरा जीना बनता नहीं है ना। ये एक सामान्य सी घटना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं। वो मान्यताओं के साथ जीने की कोशिश करते हैं, जीना तो बनता नहीं है, हाँ जिंदा रहना बना हुआ है। तो धरती पे हम अधिकांश मानव, अमीर या गरीब, जिंदा रहने की जगह में काफ़ी कुछ, और जिंदा रहने के लिए जो साधन सुविधाएं और जो ऐशो आराम, जो विज्ञान से जो भी उसमें एडिशन हुआ है ना, उसका अपनी जगह सम्मान है। जीने की जगह में, जीने का मतलब है कि गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होना। एक समझदार आदमी का डेफिनेशन गिला शिकवा शिकायत से मुक्त होना है ना। एक समझदार आदमी का डेफिनेशन स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं है ना। समझदार आदमी का मतलब गिला शिकवा शिकायत से मुक्त आदमी। गिला शिकवा शिकायत, जब हमारे पास समाधान होता है तो फिर एक्शन होता है, फिर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जो भी कुछ हुआ उसके लिए आगे क्या किया जाए उसके लिए कोई रास्ता हम निकाल ही लेते हैं। तो गिला शिकवा शिकायत से मुक्त आदमी एक बात कही, फिर एक दूसरी भाषा में कहा स्वयं गलती ना करना, स्वयं गलती ना करना, दूसरे की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना, कर नहीं देना। हम किसी की गलतियों को ठीक कर नहीं सकते हैं। यदि वो चाहता है कि मैं समझना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो हम उसके लिए सहयोगी हो सकते हैं। हम किसी को ठीक कर दें ये संभव नहीं है ना, क्योंकि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता सबके पास है। दूसरे की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना। इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं। और ऐसा ही हमको स्वीकार है। ये कहना कि मैं गलती नहीं करता, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास के लोग खुद पहचान लेते हैं कि इसका जीना ठीक है। आप पति ऐसा कर सकता है। हाँ जी, तो आगे, हाँ जी आगे चलें। तो इस सारी चर्चा में हमने एक बात पहचानी कि अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र में भागीदार है। मानव भी व्यवस्थित होकर जीना चाहता है, मानव भी समझना चाहता है। मानव में समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, समझने की असीम क्षमता हर मानव में बराबर रूप में मौजूद है। असीम क्षमता समझने की मौजूद है। समझना सबके लिए एक ही चीज है, 4 अवस्थाओं का होना और उनमें परस्पर संबंधों का होना। ये दोनों का, इस समझने की क्षमता का, सारी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का
समझने के लिए इन्वेस्ट होना और प्रमाणित होने के लिए इन्वेस्ट होना, यही मानवीय पुरुषार्थ है। बढ़िया। अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है, मानव में समझने की असीम क्षमता है, कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को अस्तित्व जैसा है वैसा समझने के लिए इन्वेस्ट करना, उसको जीकर प्रमाणित करने के लिए इन्वेस्ट करना, यही मानवीय पुरुषार्थ है। इसके अलावा सब भटकना है, भटकाना है, तंग होना है ना, अव्यवस्थित होना है, अव्यवस्था फैलाना है, जाने अनजाने। ये दो ध्रुव हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, है ना। आज फिर से लिख लेते हैं। अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है। कैसे पता चला? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है क्योंकि उसका आचरण निश्चित है। मानव भी व्यवस्थित होना चाहता है। है ना? हर क्षण हर पल हार्मनी में जीना चाहता है। और भ्रम बराबर समस्या बराबर दुख, समाधान बराबर सुख। हर क्षण हर पल हार्मनी में जीना चाहता है और हार्मनी की निरंतरता चाहता है। हर क्षण हर पल जीना चाहता है। एक भी क्षण के लिए ब्रेक होता है, ये हमको स्वीकार नहीं है। मानव में समझने की असीम क्षमता है। हर मानव में समझने की असीम क्षमता है। इस रूप में हम सभी समान हैं। हर मानव में समझने की कितना भी समझें, समझने की ताकत खत्म नहीं होती है, बल्कि और शार्पन होता है ना। हर मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को अस्तित्व जैसा है, होना जैसा है, चार अवस्थाएं और उनमें परस्पर पूरकता को समझने के लिए इन्वेस्ट करना, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को अस्तित्व जैसा है उसको वैसा ही समझने के लिए इन्वेस्ट करना, समझने के लिए उसको उपयोग करना, और समझने का प्रमाण है कि हार्मनी में जी पाना, यही मानवीय पुरुषार्थ है। और समझ का प्रमाण है कि हार्मनी में जी पाना, स्वयं में, परिवार में, शरीर के साथ, है ना, प्रकृति के साथ, संपूर्ण विश्व के साथ, और वसुधैव कुटुंबकम को साकार कर पाना, है ना। इससे कम में वसुधैव कुटुंबकम साकार होने वाला नहीं है ना। तो सारा तर्क किस बात के लिए? तर्क की उपयोगिता क्या है? द पर्पस ऑफ लॉजिक। सारे तर्क की उपयोगिता है कि सच्चाई को समझने के लिए उसको इन्वेस्ट कर देना।
है ना। सारा तर्क किस बात के लिए? सच्चाई तक हमको कनेक्ट कर दे, सच्चाई की ओर इशारा कर दे। और एंड लिव अकॉर्डिंग, यदि सच्चाई मिल गया है तो जीने में प्रमाणित होना है, इससे कम में कुछ होना नहीं है ना। कर्म स्वतंत्रता और कर्मशीलता को जब राइटली यूज करेंगे तो अपने आप ये कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ना। इसको कैसा इन्वेस्ट करना है ये मानवीय पुरुषार्थ है, और नहीं तो अमानवीयता है ही है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब है पुरुष का अर्थ, अपने होने के अर्थ को पा जाना, अपने होने के अर्थ को पा लेना, है ना। ह्यूमन वैल्यूज, मानव के मूल्य को पा लेना, मानव की उपयोगिता को पा लेना। दैट इज टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, एक्सप्लोर माई रियल एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, वाई आई एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। बढ़िया, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े। मानव की कुल पूंजी स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीने का अर्थ है प्रश्न मुक्ति। हर जगह में एक प्रैक्टिसेबल समाधान, एक प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन समाधान हमारे पास हो। मानव जाति के पास केवल दो ही प्रश्न हैं, केवल दो ही प्रश्न हैं, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, दिस इज वन सेंटेंस सेड इन 7 days, और जब तक पूरा नहीं होता है बहुत सारे कनेक्शंस जुड़ते नहीं हैं और हमको बहुत सारा कंफ्यूजन दिखते रहता है, ये स्वाभाविक है ना। लेकिन दो बातें यहाँ पे कहूँगा, जैसे मानना, जानने के लिए मानना या जीने के लिए मानना, कौन सा ठीक है? जानने के लिए मानना और जानने के बाद जानने के आधार पे मानना, है ना, ये ठीक लगता है। तो अभी जितनी बात आ रही है ना, वो एक प्रपोजल के रूप में आ रही है, और उसकी जो कड़ियाँ हमको दिखती नहीं हैं वो उसके आगे रखी होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस तृप्त होते जाएंगे। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि अभी क्या लिखा लास्ट में, प्रश्न मुक्ति। तो प्रश्न मुक्ति का मतलब है कि केवल दो प्रश्न, क्यों जीना है, कैसे जीना है। फिर इसके आजू बाजू सारा बिल्डअप हो जाता है। जब हम जीने के धरातल पे खड़े होकर प्रश्न करते हैं तब क्यों जीना है, कैसे जीना है। थोड़ा सा फिलॉसफिक धरातल पे खड़े होते हैं तो फिर मैं क्या हूँ, ऐसा निकल के आता है। लेकिन जब जीने के धरातल से शुरू करते हैं तो वो भी कनेक्ट होता है, ये भी कनेक्ट होता है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों जीना है, कैसे जीना पे हमने चर्चा किया तो निकल के आया कि धरती का हर मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता। सारा डिस्प्यूट कहाँ पे है, सुखी होने के तरीकों पे। सारा जो प्रॉब्लम है वो सुखी होने के तरीके पे डिस्प्यूट है। जो आपका सुखी होने का तरीका है वो मेरे को परेशान करता है ना, इतनी सी बात है। उसके बाद हमको समझ में सुख की डेफिनेशन पे बात किए तो अभी तक लगता है कि सबका सुख अलग अलग है। अब समझ में आया कि स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। जिस चीज को हम विलिंगली स्वीकार पाते हैं वो क्षण हमारे लिए सुखदायक है। अब आपका शिविर करने का मन हो और आपको कहा जाए भाई अब हॉल में जगह नहीं है, आप अंदर ना आए, अब ये दुख हो गया। बॉम्बे से जब आ रहे थे तब आने का मन नहीं था, कोई हमको भेज रहा था तो हमको खराब लग रहा था। घटना वही है, तो घटना के प्रति हमारा स्वीकृति हो गया है ना, तो हमारा सुख हो गया। उसके प्रति हमारा स्वीकृति नहीं है तो यही हमारे लिए दुख है। वही माँ
जो बच्चे के लिए रात और दिन तरसती है। जब बच्चा तंग करता है तो बोलता है तुम होते ही मर क्यों नहीं गए थे। घरों में होता ही है कम ज़्यादा, है ना, ऐसी घटनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। तो बच्चा वही है, जॉब वही है ना। किसी समय में मुझको जॉब चाहिए था तो जॉब के लिए भाग दौड़ थी। किसी समय में जॉब छोड़ने की चिंता में मैंने 3 kg वेट लूज किया। ऐसा घटी हुई घटना के आधार पे कह रहा हूँ, है ना, कोई ऐसी भाव को व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली नाप के मैंने 3 kg वेट लूज 2 महीने में किया, इस चिंता में कि मेरी नौकरी कैसे छूटे। मैं ऐसा कह के कोई आपको नौकरी छोड़ने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, मेरी अपनी मुसीबत थी, उस क्रम में मैं गुजरा। हम भी वेट लूज करना चाहते हाँ जी, तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना है। हर मानव का मूल चाहत इतना ही है, और सुखी होने का अर्थ है व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। जो सुख अभी तक हम पा रहे थे वो क्या था? सुविधा। अभी तक हम मटेरियल अलग, पैकिंग अलग, सुविधा के ऊपर सुख की पैकिंग कर रहे थे। खोलने के बाद तो वो सुविधा ही निकलता है। तो टेम्परेरी हैप्पीनेस या क्षणिक सुख या उसकी निरंतरता नहीं है, और हमको तो निरंतरता की तलाश है। तो अब समझ में आया कि जिस सुख की हमको तलाश है वो व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना है। समझना अपने आप में बहुत सुखदायी काम है, समझ के जीना उससे अधिक सुखदायी काम है। समझने को जी पाना और दूसरे तक उसको कन्वे कर पाना, ताकि ऐसी परंपरा हो सके और मेरा खुद का सुख सुनिश्चित हो सके। क्योंकि कल को मेरे बच्चे की शादी होनी है तो घर में नहीं करूंगा, लड़की बाहर से आएगी। मैं अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए बाजार पर निर्भर हुई हूँ। यदि बाजार में शोषण है तो कहीं ना कहीं मैं उसमें शामिल हूँ और मेरा भी शोषण होना है। तो मेरे एक परिवार के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए, मेरे एक परिवार के सुख से जीने के लिए समाज में व्यवस्था हो, ये मेरी आवश्यकता है। तो समाज के लिए सोचना ऑप्शन नहीं है, हमारी आवश्यकता है, मजबूरी है। मेरे एक परिवार के सुखपूर्वक जीने के लिए समाज में व्यवस्था का होना मेरी जरूरत है। ऐसा समझ में आता है तो सब जगह व्यवस्था हो, इसके लिए स्वयं स्फूर्त मेरा योगदान उसमें बनता है। और मानव के पास तो असीम क्षमता है ही पहले से ही, इससे कम में वो तृप्त होता भी नहीं। तो इस तरह से हमने पाया कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को समझने का और जीने का सिलेबस कितना है? मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार, समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझना, इतना कुल हमारा सिलेबस। धरती का सारा एजुकेशन का सारा सिलेबस इससे छोटा ही है, इसके बाहर नहीं है। कहीं तक भी चले जाइए, है ना, इससे छोटा ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली हम जितनी बात करने वाले हैं, लगभग थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से थोड़ा अपन स्लो चल पा रहे हैं, शुरू का 2 दिन 3 दिन थोड़ा स्लो चलता भी है ना, पर ऐसा लगता है कि लास्ट में अपने को टाइम कम पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जिस तरह के आप लोग हो, जिस तरह की आप लोग की इंटेंसिटी है और जिस तरह का इसने एक गरिमामय इंस्टीट्यूशन से आप लोग आए हैं, तो ये शिविर पूरा हो, ऐसा मैं भी चाहता हूँ, आप लोग भी चाहते ही हैं। तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे हैं। मानव में व्यवस्था को समझना हमने शुरू किया है। एक चैप्टर हमने शुरू किया है कि मानव में व्यवस्था को समझना। मानव में व्यवस्था को समझना शुरू किया तो आवश्यकताओं को लेके हमने समझना शुरू किया, क्योंकि आवश्यकताओं पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। आवश्यकताओं को समझना शुरू किया तो पता चला कि मानव की 2 प्रकार की आवश्यकता हैं, एक सुविधा है, एक सुख है। और ये बहुत क्लियरली पता चला कि सारे संसार का साधन भी एक आदमी को समर्पित कर दिया जाए तो भी सुखी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कोई दूसरी ही चीज है ना, ये कोई दूसरी ही चीज है। यदि मानव केवल शरीर होता तो सुविधा से सुखी हो जाना चाहिए था, एक सामान्य सी कोरोलरी निकल के आती है। ये कोई डिफरेंट चीज है।
फिर हमने ये भी देखा कि इन दोनों की प्रकृति भी बिल्कुल अलग अलग है ना। सुविधा परिवर्त, है ना। तो सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं, सुविधा आवश्यकता अनुसार चाहिए। कोई भी शरीर की आवश्यकता 24 घंटे आपको नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, है ना। और ये सारी आवश्यकताएं हर क्षण हर पल चाहिए। इसका पूरा होने का तरीका प्रकृति के साथ उत्पादन है, इसकी आवश्यकता भौतिक रासायनिक है। इसका पूरा होने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिसमें भौतिक रासायनिक का कोई योगदान नहीं है। समझना, समझ को जीना, है ना। और इसकी आवश्यकता ज्ञान है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने कुछ चीजों को कल देखने की कोशिश की। क्या सुविधा से हमें क्षणिक सुख भी नहीं मिलता? फिर उसको सुविधा ही कहे ना। सुविधा में इनबिल्ट है कि उससे क्षणिक सुख मिलता है। देखिए एक और बढ़िया चीज देखने की है, सुविधा से मिलने वाले सुख में मानव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो नेचुरल है। खाने से सुख मिलता है, वो शरीर का डिजाइन वैसा है। और ये क्यों इंद्रियों से सुख मिलता है, कभी ऐसा भी सोचें तो ये इंद्रियों में सुख का होने का क्या पर्पस होगा? इंद्रियों में सुख का मतलब है कि शरीर स्वस्थ रहे और शरीर बनते रहे, है ना। नाक में बदबू नहीं आएगा तो उटपटांग खा सकते हैं, है ना। स्वाद का कुछ पता नहीं चलेगा तो कुछ भी खाया जा सकता है। और सारा जितना भी ये हम परिवार बसाते हैं, कहीं ना कहीं अभी तो इंद्रिय सुख के आधार पे सारा संसार बना हुआ है। तो नए शरीर बनते रहें, पुराने शरीर बने रहें, ये इंद्रियों में सुख की महिमा है। तो आज धरती पे मानव जाति मौजूद है, ये इंद्रिय सुख का ही फैलाव है अभी तो, है ना। हाँ, समझ होने के बाद, ज्ञान होने के बाद फिर क्या स्थितियां बनेंगी उसकी बात आगे करेंगे। तो एक हमको समझ में आता है कि जो इन सुविधाओं में जो सुख है, जो इंद्रियों में जो सुख है, वो मूल में शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में है और प्रजनन जारी रहे इस अर्थ में है, ताकि मानव धरती पे उपलब्ध रहे। इस अर्थ में ये, इस सुख में आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मानव का पुरुषार्थ कुछ नहीं है। ये मानव के पुरुषार्थ से उपलब्ध होने वाली चीज है। समझ, ज्ञान या व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, ये मानवीय पुरुषार्थ से उपलब्ध होने वाली चीज है। मतलब कह सकते हैं कि ये वाली जो सुविधा है, सुख है, ये जीव अवस्था समान है। हाँ, यहाँ आदमी और पशु समान है, ये पशु को भी वैसे ही उपलब्ध है। तो पशु की चर्चा क्योंकि मैं अभी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट हम बोलते ही हैं, है ना। ये मानवीय पुरुषार्थ है। इसके लिए सारी सुविधा किस बात के लिए? ताकि शरीर ठीक ठाक बना रहे, क्योंकि शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अब आगे शुरू करते हैं। हाँ जी, कल शाम हम लोग यहाँ पे आके रुके थे कि इन दोनों आवश्यकताओं को देखने से तो एक ग्लिम्स बहुत क्लियर मिलता है कि मानव केवल शरीर नहीं है, नाम कुछ भी दें, सोचें कुछ भी, कुछ और भी मामला है, ऐसा एक हमको ग्लिम्स मिलता है। फिर भी यदि हम इसको इसी धरातल पे ले आएँ, नहीं भाई केवल शरीर है ना, तो फिर देखें कैसा होता है। एक उसकी झलक देख लेते हैं। एक तो मानव है निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज़्यादा होता नहीं। और ये तभी संभव है जब वो व्यवस्था में जिए, है ना। स्वयं से लेके, परिवार से लेके, समाज और प्रकृति तक सब जगह व्यवस्था हो, तभी इसकी सुनिश्चितता हो सकती है ना। धरती पे पॉल्यूशन होगा, हवा लेने के लिए नहीं मिलेगी ठीक से, है ना, तो ये कुछ भी शरीर ही नहीं बचेगा, झंझट ही खत्म।
अब यदि ये मानव इस स्वीकृति के साथ है कि मैं शरीर हूं, बढ़िया हो गया। मानव के सुखी होने का दो ही तरीका है, एक तो इंद्रिय सुख, जिसको हमने कहा सुविधा कहा, दूसरा पहचान, तीसरा कोई तरीका नहीं है आदमी के पास। ये दो ही तरीके हैं आदमी के सुखी होने के। खूब जांच के देखिएगा, है ना, अपने भीतर हम सारी चीज़ों, और जांचने का भी थोड़ा सा आपसे आग्रह करूंगा कि ये बिल्कुल संभव है कि किन्हीं चीज़ों पे हम तुरंत किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच पाएं, तो आप परेशान ना हो, इसके लिए एक काम कर सकते हैं। एक यूसी नाम की फाइल खोल लीजिए अपने भीतर। कुछ चीज़ें हैं जो हम तुरंत कंक्लूजन पे आ सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए अभी समय लगेगा। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन मामले। बहुत लंबी नहीं होगी, है ना, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि सुनते ही हर क्षण आप निष्कर्ष पे पहुंचे, ऐसा संभव नहीं है ना। किसी चीज़ को प्रोसेस करने में हमको टाइम लगता है। तो एक विचाराधीन मामले की फाइल खोल ली जाए, जो मामले विचाराधीन में हैं उनको अंदर भी फाइल खोल ली जाए, एक बाहर भी खोल ली जाए, एक कॉपी में लिख के रख लिया जाए कि ये मामले मेरे विचाराधीन चल रहे हैं। कम से कम पता तो रहेगा किन मुद्दों पे बात करनी है, किन मुद्दों पे मुझको सोचना है। तो अभी इस शिविर के दौरान और इसके बाद भी जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, चाहे सोते हुए चाहे जगते हुए, एक पर्सनल डायरी हमेशा छोटी सी कॉपी कोई साथ में रहे। जैसे ही प्रश्न उठा तुरंत उसको नोट कर दिया और निश्चिंत हो जाइए, वो प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन यदि प्रश्न ही खो जाता है तो फिर वो कहाँ चला गया हमारा प्रश्न और कहाँ हम चल रहे हैं, कहीं खो ही जाता है। ये प्रश्न ही नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। और ये प्रश्न हमारे पास लिखे रहे तो हमारी जिंदगी हमारे करीब धीरे धीरे आती है, क्योंकि प्रश्नों पे तो काम फिर होता रहता है। तो अपने प्रश्नों को खोया ना जाए। आज उत्तर नहीं मिलेगा, कल मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। और इस अनुसंधान का आश्वासन है कि पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचेगा। मेरा एक सजेशन है, यूसी फाइल के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी एक दूसरे यूसी फाइल में ही मिलेंगे ज़्यादातर, और यह है अनकॉन्शियस माइंड। उसको अपन करें आगे चल देते हो ना। हाँ जी, ये दोनों मुद्दे काफ़ी, मैं सोचता हूँ थोड़ी सी स्पीड आज अब ठीक से मेंटेन करेंगे। अपने पास 4 दिन बचा है। अब आपको इंद्रिय सुख और पहचान, ये पहचान वाला मामला बड़ा फैला हुआ है। एक तो दूसरे मुझको किस नज़र से देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, अधिकांश तो हमारी ज़िंदगी इससे गवर्न होती है ना। उसके बाद कोई आदमी आगे बढ़ता है तो फिर वो खुद के डिसीजंस लेने लगता है। कई बार बहुत लोग हैं जो लोगों की परवाह नहीं करते, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। तो स्वयं में स्वयं की पहचान, फिर अंत में हम कहें वो आत्मानुभूति और सारी बात। तो कुल मिला के पहचान का ही मामला है। या तो हम इस पहचान को बाहर से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जिसको यश कहा या जिसको बाकी सब मामला कहा, फिर या इसको अपने भीतर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं शरीर हूँ, है ना, यदि मैं शरीर हूँ तो सहज रूप से मेरे सुखी होने का डिज़ाइन कुछ ऐसा बनता है। अब इंद्रियों से निरंतर सुख पाने के प्रयास में बहुभोग और अतिभोग, बहुभोग मीन्स वैरायटी, अतिभोग मीन्स क्वांटिटी। क्यों? इंद्रियों से मिलने वाला सुख मोमेंटरी है, ये किसको पता नहीं है, सभी को पता है। लेकिन एक गजब का कंफ्यूजन काम करता है। क्या?
इंद्रियों से मिलने वाला सुख क्षणिक है, ये किसको पता नहीं है, ये निरंतर नहीं है, सबको पता है। इसके बावजूद भी तमाम जिंदगी उसी से सुखी होने के लिए प्रयासरत हम रहते हैं। इसके पीछे क्या चीज काम करती है?